के YouTube चैनल पे मैं सुभाष जयपाल आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने जो इलेक्शन थ्योरी का क्रैश को स्टार्ट किया था, आज अपने उसकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक मैं सभी को गुड न्यूज दे देता हूं। टेक्निकल हेल्पर यानी टीएच की जो वैकेंसी थी ना राजस्थान के अंदर, इसकी मंजूरी वित्त विभाग से मिल गई है और इसकी फाइल अब ऊर्जा विभाग को भेज दी गई है। तो दोस्तों, लगभग अगले महीने के अंदर इसकी वैकेंसी आ जाएगी। तो सभी बच्चे जी जान लगा के तैयारी को शुरू कर दें। सभी टॉपिक वाइज क्लासें अटेंड करें, नोट्स बनाएं और इतने हो सके उतने ज्यादा आप क्या करें, क्लासों को देखकर उनको रिवाइज करें और सभी स्टूडेंटों को क्या करें, शेयर भी करें, ताकि सभी स्टूडेंटों को क्या मिल सके, फायदा मिल सके। आपको वैकेंसी आने के बाद कुछ नहीं होगा, आपको एडवांस तैयारी पहले से करनी पड़ेगी, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको पता है ये भी कि ये जो वैकेंसी आई है ना, तो ये बहुत मुश्किल से आई है। तो सभी बच्चे जी जान लगा के आज से तैयारी स्टार्ट कर दें। इतना टाइम मिले अधिक से अधिक टाइम निकाल के पढ़ें, पूरी मेहनत करें, नोट्स बनाएं, साथ साथ में क्लासों को सभी को अटेंड करें। जो क्लासों में पीछे बैठे हैं क्रम से क्लासों को जल्दी से अटेंड करें, सिलेबस को पूरा करें। मैं भी आपका जल्दी से सिलेबस करवाने की प्रयास कर रहा हूं। तो आप सभी क्या करें, जल्दी इतना हो सके उतनी तैयारी को स्टार्ट कर लें। ये मत सोचें कि सर वैकेंसी आएगी उसके बाद तैयारी करेंगे। वैकेंसी आने के बाद कुछ नहीं होगा, उसके बाद आपको टाइम भी बहुत कम मिलेगा। पिछली बार भी देख लो, बहुत कम टाइम मिला था। तो दोस्तों, सभी तैयारी स्टार्ट कर लें। आपके लिए गुड न्यूज है, आगे वैकेंसी पता नहीं कब आएगी, आपके पास अच्छा मौका है, आप पढ़ें और अच्छी तैयारी करें। मैं आपको YouTube के ऊपर फ्री क्लासें दे रहा हूं, क्रम से क्लास लग रही है टॉपिक वाइज। कोई समस्या आ रही है तो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको कोई क्वेश्चन में समस्या आ रही है तो टेक्निकल कोचिंग क्लासेस का जो टेक्निकल टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लें, वहां पे आप अपनी समस्या को भेज सकते हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को पुश कर ले, तभी आपको तुरंत प्रभाव से सभी प्रकार की न्यूज मिलेगी, क्लास की तुरंत प्रभाव से सूचना मिलेगी। और एक मैं बात बता देता हूं दोस्तों, दो तारीख को 2/8/2021 को 2/8/2021 को जितने टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं, जिसके अंदर आपके सामान्य विधि पूरी हो गई है, उसके बाद आपकी डीसी कंप्लीट हो गई, थ्योरी पूरी कंप्लीट कर दी है मैंने, एसी थ्योरी आपकी कंप्लीट कर दी है। और कौन सी कंप्लीट हो गई है, उसके साथ मैग्नेट कंप्लीट हो गया आपका, पॉलीफेज कंप्लीट हो गया है और जनरेटर तब कंप्लीट होने वाला है। इस तारीख को आपका क्या होगा, अगला टेस्ट होगा। क्या होगा, टेस्ट। इतना आपका सिलेबस होगा, उस पूरे का टेस्ट होने की पूरी संभावना है। तो आप जी जान लगा के तैयारी स्टार्ट कर लें और टेस्ट को अटेम्प्ट करें सभी। और टेस्ट का टाइम सभी को पता होगा, वही टाइम है 12 PM टू 2 PM। इसके बीच में सभी टेस्ट को अटेम्प्ट करें और अपनी को तैयारी को देखें, कितने बच्चे टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी आपको पता लग जाएगी। आप सही मेल आईडी भरकर आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे 12 PM थे 2 PM के बीच में टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, उनकी मैं लिस्ट में जारी करूंगा। तो सभी इसके बीच में क्लास को अटेम्प्ट करें और टेस्ट को अटेम्प्ट कर ले। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। और सभी बच्चे इसकी जी जान लगा के आज से तैयारी स्टार्ट कर लो। लगभग अगले महीने के अंदर वैकेंसी आ जाएगी, तो आप पढ़ना शुरू कर लो। लगभग 2 महीने के बाद पेपर भी हो जाए, महीना लग जाए, 2 महीने के बाद भी हो जाए, मान लिया। दोस्तों, पढ़ना स्टार्ट कर लेना, ठीक है। जो बच्चे तैयारी नहीं करें कि हमारी तैयारी कुछ नहीं है, आपने अगर किताबों को छोड़े तो आपकी कुछ तैयारी नहीं है। बच्चे बहुत एडवांस तैयारी कर रहे हैं तो आप भी बहुत एडवांस हो जाए उनसे। वही बच्चे सफल होंगे अब की बार जिनका हार्ड वर्क किया है, ये चीज का ध्यान रख लेना। तो देखो दोस्तों, अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो देखो आराम से। टॉपिक अपना चला था डीसी का जनित्र। इसकी बात चल रही थी, डीसी जनित्र को पढ़ रहे थे। डीसी जनित्र या डीसी जनरेटर कहते हैं, नॉर्मल बात है इसको।
इसके अंदर कल मैंने आर्मेचर रिएक्शन की बात की थी, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव की मैंने दोस्तों क्या की थी, बात की थी। आर्मेचर रिएक्शन क्या है और आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव क्या, उसकी आपने पढ़ लिया था। आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें पढ़ेंगे अपने टॉपिक में दिक् परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? दिक् परिवर्तन। इसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्यूटेशन। क्या कहते हैं? कम्यूटेशन। दिक् परिवर्तन अलग चीज है, दिक् परिवर्तक अलग चीज है, ये चीज ध्यान रखना। इसका काम मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में। दिक् परिवर्तक ये कम्यूटेटर होता है। क्या होता है? कम्यूटेटर। इसको स्लिप रिंग भी कह सकते हो आप, एक प्रकार से बहुत सी स्लिप रिंग को जोड़कर आप कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इसका काम क्या है? अगर आपको नॉर्मल सीधा प्रश्न पूछ रहता है तो इसका जो वर्क है ना, वर्क एसी को डीसी में चेंज करना, एसी टू डीसी, डीसी टू एसी, ये काम था। अगर सीधा पूछ रहा है कम्यूटेटर का क्या कार्य है, कम्यूटेटर का वर्क क्या है, तो एसी टू डीसी, डीसी टू एसी, ये चीज का ध्यान लेना, डीसी टू एसी। परंतु अपने को ये पूछ लेता डीसी दरित्र में काम क्या है इसका। वैसे मैंने पिछली वीडियो में करवाया आपको ये टॉपिक, डीसी को सॉरी इसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, यहां पे ये काम है इसका। डीसी मोटर में क्या काम है इसका? डीसी मोटर आगे पढ़ेंगे टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। इसका काम है यहां पे डीसी को किस में कन्वर्ट करना है? एसी के अंदर। तो ये कम्यूटेटर है, किससे बना होता? हार्ड कॉपर से। ये अलग चीज होती है। कम्यूटेशन है, ये नए लगने के बाद एक प्रकार से क्या करता है? दोष को पैदा करता है। क्या करता है? दोष को पैदा करता है। तो ये दिक् परिवर्तन अलग चीज है और दिक् परिवर्तन अलग चीज है। ये तो एक प्रकार का क्या है? दोष है। ये एक साइड इफेक्ट है। नॉर्मल में बात करूं, ये एक प्रकार से इसको क्या बोलेंगे? इसका एक दोष है। क्या है? दोष है। उसके कारण क्या होती है? स्पार्किंग होती है। क्या होती है? स्पार्किंग। ये सिंपल बात होती है। कम्यूटेटर सेगमेंट इसकी बात करेंगे। कम्यूटेटर जो सेगमेंट है, क्या है? कम्यूटेटर सेगमेंट जो यहां पे मैं यूज कर रहा हूं, यानी दिक् परिवर्तक के सेगमेंट, इस पे सेगमेंट पर स्फुलिंग होना। क्या होना? स्फुलिंग। स्फुलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? स्फुलिंग को हिंदी में कहते हैं स्पार्किंग। क्या कहते हैं? स्पार्किंग होना। क्या कहलाता है? दिक् परिवर्तन कहलाता है। दिक् परिवर्तन कहलाता है। ये चीज का ध्यान रखना। यानी जो कम्यूटेटर सेगमेंट है वहां पे स्पार्किंग होती है या स्पूलिंग होती है, उसको क्या कहते हैं? कम्यूटेशन कहते हैं। दो प्रकार का होता है, रफ कम्यूटेशन होता है, एक स्मूथ कम्यूटेशन होता है। रफ का मतलब बहुत ज्यादा होना और स्मूथ का मतलब क्या होना? कम होना। यानी मेरे पास क्या होगा? एक कम्यूटेटर है, ये स्पार्किंग होने का रीजन क्या है मैं बात करूंगा उसकी भी, कि मेरे पास एक कम्यूटेटर को मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? यूज कर रहा हूं। जैसे ये कम्यूटेटर है मेरे पास, ये कम्यूटेटर बना। इसके ये क्या कटे हैं दोस्तों? सेगमेंट कटे हैं, ऐसे मान लिया। ये इसके सेगमेंट कटे हैं, ऐसे मान लिया। ये सेगमेंट कटे हैं ऐसे। ये सेगमेंट है, यानी ये जो भाग है ना, ये पूरा का पूरा आपका क्या है? कम्यूटेटर है। क्या है? कम्यूटेटर। कंप्यूटर के सेगमेंट किसके बने होते हैं? मैंने आपको पूरा समझाया डीपली। कंप्यूटर के सेगमेंट किससे बनते हैं? हार्ड कॉपर से बनते हैं, या इसको बोलते हैं कठोर खिंचा हुआ तांबा या कसी तांबा।
कठोर खींचा हुआ तांबा या कठोर क्या होता है, कर्षित तांबा होता है। इससे इसके सेगमेंट बने। अब इस सेगमेंटों के साथ क्या जुड़ी है, कोयले जुड़ी होती है। यानी सेगमेंट मान लीजिए, ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, इस सेगमेंटों के साथ इसे यहां पे कोयल जुड़ी हुई है, ऐसे ये कोयल जुड़ गई, इस सेगमेंट के साथ ये कोयल जुड़ गई ऐसे, इस सेगमेंट के साथ ये कोयल जुड़ गई ऐसे, और इस सेगमेंट के साथ ये कोयल जुड़ गई। इस प्रकार से कोयले जुड़ी है मान लीजिए, यानी सेगमेंटों के साथ क्या जुड़ी है, आर्मेचर की कोयले जुड़ी है। इस प्रकार से मैंने कोयलों को जोड़ रखा है सेगमेंटों के साथ। नॉर्मली बना रहा हूं, एक बार आगे बात करेंगे वैसे से। और यहां पे मैंने क्या लगा रखा है, ये कार्बन बुश है। क्या है, कार्बन बुश, ये बुश है, एक ये बना हुआ है, एक ये बुश है। क्या है, बुश। अब बुश के साथ मैंने यहां पे क्या जोड़ रखा है, लोड को जोड़ दिया, ये लोड है। अब देखो यहां से करंट क्या जा रहा है, लोड करंट बाहर जा रहा है, ये लोड है आपके पास। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर जो ये कोयले लगी है, उन कोयलों से क्या करेगा, जो करंट को ग्रहण करके आगे क्या करेगा, लोड के पास। इसका काम ये कि ग्रहण करके संग्रहित करके करंट को क्या निकालना, बाहर निकालना। इसका काम है, कार्बन बुश का काम है। तो ये आपका कम्यूटेटर, जिसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मान लिया ऐसे घूम रहा है, तो आपका कम्यूटेटर भी क्या करेगा, रोटेशन में आएगा। मैं इसके कम्यूटेटर को ऐसे बना लेता हूं, मान लीजिए कम्यूटेटर के सेगमेंट है, मान लीजिए इसको मैंने ऐसे बना दिया, इसको सीधा कर दिया पूरे कम्यूटेटर को मैंने ऐसे, और इसके सेगमेंट काट दिए ऐसे। ठीक है, मान लीजिए 1 नंबर सेगमेंट है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर सेगमेंट है। इसके साथ यहां पे कोयल जुड़ी है, ऐसे मान लिया, एक ये जुड़ी हुई, एक ये जुड़ी हुई है, एक ये जुड़ी हुई है, एक ये जुड़ी, ये कोयल जुड़ी हुई है। ये आपका कम्यूटेटर सेगमेंट है, इसके साथ एक कोयल जुड़ी है। यहां पे मान लिया आपका कार्बन का बुश है, ये बुश है, इसके साथ यहां पे क्या लगी है, पिगटेल लगी है। पिगटेल का मतलब सूअर की पूंछ, बिल्कुल सूअर के पूंछ क्या करती कि क्या होती है, कॉपर का वायर होता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है वैसे तो। और यहां से क्या करता है, उनके पास करंट को देता है। यानी ये आपके पास कार्बन बुश है, ये वाला क्या है, कार्बन बुश। मान लिया बुश है, किसका भी हो सकता है, कार्बन का। नॉर्मली अपनी ज्यादा कार्बन का यूज करते हैं, पता आपको। इसकी करंट कैपेसिटी भी मैंने आपको दिखाई है पहले, पूरी कार्बन की कितनी है, ग्रेफाइट की कितनी है, ग्रेफाइट की कितनी है, कॉपर की कितनी है, मैंने पूरा डिटेल्स पिछली वीडियो में बताया भी आपको, ये जब आपने भाग पढ़े थे। अब देखो इस कॉइल में जो करंट की डायरेक्शन है ना, वो इस प्रकार से करंट को संग्रह कर रहा है। इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन आपके पास ये है, ऐसे ऐसे, इसमें डायरेक्शन ऐसे है। यानी यहां से करंट को क्या कर रहा है, ये संग्रहित कर रहा है। क्या कर रहा है, संग्रहित। इसमें करंट की डायरेक्शन आपके पास ये है, ठीक है, इसमें करंट की डायरेक्शन आपके पास ये है। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। अब इस कॉइल का जो करंट है ना, यहां पे इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसकी डायरेक्शन आपके पास ऐसे है। अब ये 4 नंबर और 5 नंबर कम्यूटेटर सेगमेंट से करंट को यहां से क्या कर रहा है, संग्रहित करके बाहर निकाल रहा है। इन कार्बन बुश का काम ये होता है, कम्यूटेटर सेगमेंटों से धारा को संग्रहित करके किसके पास लेके जाना, लोड की ओर लेके जाना। तो ये 4 नंबर और 5 नंबर सेगमेंट से धारा को संग्रहित कर रहा है। क्या कर रहा है, संग्रहित। और करंट को क्या निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है। अगले स्टेप में क्या होता है, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऐसे, मान लीजिए डी आर इसकी ये है, DOR डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यानी ऐसे घूम रहा, मान लिया DOR डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इस प्रकार से ऐसे।
जब ये ऐसे घूम रहा है तो ये क्या चलेगा, आगे चलेगा, यानी इसकी जो आगे की कंडीशन आएगी ना वो ये कंडीशन आ जाएगी, ये वाली ऐसे। ये कंडीशन आ, जैसे 1 नंबर हुआ, 2 नंबर हुआ, 3 नंबर हुआ, 4 नंबर हुआ, 5 नंबर हुआ। अब इसके साथ क्या लगी है, यहाँ पे कोयले लगी है ऐसे, ये वही कोयले जुड़ी हुई है। पहले 4 और 5 नंबर पर था, अब ये घूम के इधर आएगा, इसका मतलब ये कहां पे आ जाता है, इस बिंदु पे आ गया मान लीजिए, यानी ये यहां से चलता है और कहां पे आ जाता है, यहां पे आ जाता है, इस कंडीशन पे आपका, यानी कार्बन बुक्स यहां पे आ गया। ठीक है, अगर कार्बन बुक्स आपका यहां पे आ जाता है ना इस कंडीशन के अंदर, यहां पे कार्बन बुक्स आ गया, अब क्या हुआ, ये 5 नंबर से तो कांटेक्ट को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। इसमें क्या है, करंट की दिशा, इसमें करंट की डायरेक्शन की दिशा आपके पास यही है, इसमें से फ्लो हो रहा है। अभी क्या हुआ, यहां पे देखो एक कंडीशन है, ये जो 4 नंबर सेगमेंट के साथ जो ये कॉइल है ना, ये कॉइल, ये वाली कॉइल जो आप यूज कर रहे हो, ये कॉइल, इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन पहले ये थी, परंतु अब क्या हुआ है, इसके ये दोनों के दोनों जो ये कांटेक्ट है, ये क्या हो रहे, कार्बन बुक से क्या हो रहे, शॉर्ट हो रहे कि नहीं हो रहे, यानी इसका ये कांटेक्ट ये बिंदु हो गया, यानी 4 नंबर सेगमेंट के साथ, 4 और 3 नंबर के सेगमेंट के साथ तो ये कॉइल जुड़ी है ना, ये कॉइल, इसके कांटेक्ट क्या हो रहे हैं, शॉर्ट हो रहे, देखो यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है इसके साथ, और ये भी क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है भी। तो ये जब शॉर्ट होती है, यहां से कोई धारा फ्लो नहीं हुई, कॉइल का जो टर्न है ये क्या हो रहा है, एक प्रकार से शॉर्ट कर रहा है, यहां से क्या कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है। पहले एक करंट को डायरेक्शन में निकाल रहा था, क्योंकि एक सिरा इसके साथ जुड़ा हुआ था, एक करंट इसमें से फ्लो हो रही थी ना, यहाँ पे देखो एक करंट इसमें से फ्लो हो रही, से ऐसे फ्लो हो रही थी, परंतु अब क्या हुआ, जैसे ये चलता है इधर चला, ये तो ये आपके पास यहाँ पे आया, ये आगे चला गया, इसका मतलब क्या हुआ, 5 नंबर तो सेगमेंट को उसने छोड़ दिया, परंतु क्या हुआ, यहाँ से 4 नंबर है और ये 3 नंबर सेगमेंट के साथ जो कांटेक्ट करता, तो इस कोयल, ये जो कोयल है ना, ये कोयल, ये क्या हो रही है, शॉर्ट हो जाती है, ये क्या हो रही है, शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि इसके दोनों कांटेक्ट है, एक कांटेक्ट के साथ क्या हो गए, जुड़ गए, इसका मतलब यहां से कोई धारा फ्लो नहीं हो गई। अब क्या हुआ, अगली जो कंडीशन हो रही है ना, इस कंडीशन के बाद क्या होता है वो देखो आराम से। अगली कंडीशन के अंदर ये कोई 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। अब पहले कंडीशन आपकी 1 नंबर कंडीशन ये है, 2 नंबर कंडीशन में आपके पास ये कंडीशन आई, इसके अंदर ये कोई शॉर्ट हुई, और 3 नंबर कंडीशन आपकी यहाँ पे आ जाती। अब क्या हुआ देखो, आपका कार्बन ग्रुप यहां से टूटता है कनेक्शन, और कहां पे आ जाता, मान लीजिए कंडीशन यहां पे आ जाती है, इस कंडीशन पे आ जाता है, समझ में आ रही दोस्तों मेरी बात, यानी यहां पे तो है ही, इससे संपर्क कोट आता है यहां से, और ये कहां पे आ जाता है, मान लीजिए कार्बन ग्रुप आपका इस सेगमेंट पे आ जाता है, ऐसे इस सेगमेंट के ऊपर आता है कार्बन। अब जब गुड्स आपका यहां पे आ जाता है इस कंडीशन पे, जब यहां पे ये पहुंचता है ना, यहाँ पे इसका कॉन्टेक्ट था, यहाँ पे दोनों कोयलों से करंट को बाहर निकाल रहा था इस कोयल से, अगर ये यहाँ पे आया तो 4 नंबर कोयल आपकी क्या हुई, शॉर्ट हुई है। अगर यहां से आगे जाता है, यानी मान लिया कि यहाँ पे आ जाता है, तो वही बात है, यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर देखो क्या हो रहा है कि कार्बन ग्रुप अगर यहाँ पे आ गया तो इस सेगमेंट के साथ जुड़ा हो, ओनली नंबर किस सेगमेंट के साथ जुड़ा, यहाँ पे जुड़ा हो, इस सेगमेंट के साथ यहाँ पे जुड़ता कार्बन ग्रुप। अब क्या हुआ, ये जो कोयल है इसमें करंट की डायरेक्शन अब ये थी, पहले ये थी ना डायरेक्शन, इसमें भी करंट की डायरेक्शन आपके पास ये थी,
अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी इसको करंट को इधर फ्लो करवाना पड़ेगा। इसकी करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, बदल गई। पहले डायरेक्शन आपके पास ये थी, देखो पहले करंट की डायरेक्शन ये थी, अब इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, इस कॉइल के अंदर। ये जो कॉइल शॉर्ट कॉइल हुई थी, 2 नंबर कंडीशन में कॉइल आपकी शॉर्ट हुई, 1 नंबर कंडीशन में करंट की डायरेक्शन ये थी। अब करंट की डायरेक्शन यहां पे क्या हो रही है, चेंज हुई, धारा की दिशा बदलती है। इस कॉइल में धारा की दिशा बदलती है। धारा की दिशा चेंज हुई है, क्यों? क्योंकि पहले था धारा की दिशा ये थी, मान ली क्लॉकवाइज थी, अब क्या हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो गई। धारा में परिवर्तन हुआ कि नहीं? यानी यहां पे धारा अधिकतम, यहां पे 0, इस कॉइल की बात कर रहा हूं, इस कॉइल की, यहां पे 0, फिर यहां पे क्या करंट का मान अधिकतम, डायरेक्शन क्या उल्टी। इसका मतलब क्या हुआ है, यहां पे DI हुआ है। क्या हुआ है, DI, डिफरेंस ऑफ करंट हुआ है, क्योंकि अधिकतम फिर 0 फिर अधिकतम, डायरेक्शन उल्टी हो गई। समझ में आई मेरी बात? और जब DI हो तो DI होने में क्या लग रहा है, टाइम, इसका मतलब dt होता है, तो इसका मतलब DI बटा dt होते क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है। और जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ना, वो क्या कहलाता है, लेंस के नियम से EB कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, EB का मतलब वो कहलाता है बैक ईएमएफ। उसके धारा की दिशा मुख्य धारा की हमेशा क्या होगी, विपरीत होगी, और वो धारा जो यहां पे जनरेट होगी ना, वो यहां पे क्या करेगी, स्पार्किंग करेगी। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, बदल रही है। और करंट की डायरेक्शन जो बदल रही है तो EB जनरेट होगा। जैसे मैं सिंपल बात कहता हूं, डीसी में इंडक्शन नहीं होता, डीसी में इंडक्शन नहीं होता, परंतु बार बार स्विच को जब आप ऑन ऑफ करोगे तो इंडक्शन होता है, क्योंकि धारा क्या होती है, बदलती है। वही बात है, यहां पे भी बदलती है, इसकी डायरेक्शन ये थी, फिर 0 हुआ, फिर डायरेक्शन चेंज हुई, तो धारा में DI बटा dt हुआ है बिल्कुल। तो EB जनरेट हुआ है, यहां पे जो EB जनरेट हुआ है डिफरेंस होने से, उसकी दिशा मुख्य धारा की क्या होगी, विपरीत होगी। तब यहां पे क्या होगी, स्पार्किंग होती है। क्या होती है, स्पार्किंग। उस स्पार्किंग को क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं कम्यूटेशन। क्या कहते हैं, कम्यूटेशन, या हिंदी में क्या कहते हैं, दिक् परिवर्तन। क्या कहलाता है, दिक् परिवर्तन। यानी कि यहां पे जो स्पार्किंग होगी ना, उसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन, या क्या कहलाता है, दिक् परिवर्तन कहलाता है। समझ में आई दोस्तों मेरी बात? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। पहले ये कार्बन बुश इन दोनों कोयलों से करंट को संग्रहित करके क्या निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है। जब ये इधर आता है, यानी इसने संपर्क इधर किया है, तो ये क्या हुआ, इस कोयल को शॉर्ट कर लेता है। यहां पे इस कोयल को शॉर्ट किया, जब ये यहां पे इसको शॉर्ट कर लेता है ना, तो आपकी ये जो कोयल है ना, किसके साथ, मान लीजिए 1 नंबर कोयल, ये 2 नंबर कोयल, ये 3 नंबर कोयल आपकी शॉर्ट हो जाती है, तो यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। आगे जब ये चलता इधर आता है ना इसके साथ, तो यहां पे करंट की डायरेक्शन कैसे फ्लो हो गया, करंट मान लिया, इसके करंट की डायरेक्शन क्या हुई, चेंज हुई। पहले ये ऐसे फ्लो कर रही थी, अब ये ऐसे फ्लो कर रही है। पहले यहाँ पे अधिकतम था, यहाँ पे 0, अब इसकी करंट की दिशा भी क्या हुई, चेंज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, DI हो रहा है, किसके साथ, dt के साथ। तो क्या हो रहा है, EB जनरेट हो रहा है, और EB जो जनरेट होगा, यानी जो करंट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, उसकी दिशा लेंस के नियम से क्या विपरीत है, और वो करंट क्या करेगा, यहाँ पे स्पार्किंग क्रिएट करेगा। क्या करेगा, स्पार्किंग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्फुलिंग होना। क्या कहते हैं, स्फुलिंग। स्विच पे नहीं होता, स्विच पे स्पार्किंग होती है, नहीं होती। आप बार बार क्या करते, स्विच को ऑन ऑफ करते, तो वहां पे इंडक्शन हो सकता है, बिल्कुल इंडक्शन होता है। उस इंडक्शन के कारण जो यहाँ पे करंट क्रिएट हुआ, वो क्या करेगा, स्पार्किंग करेगा। उस स्पार्किंग को क्या कहते हैं, दिक् परिवर्तन, या क्या कहते हैं दोस्तों, कम्यूटेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं, कम्यूटेशन। अगर ये ज्यादा हो रहा है, अगर इसका मान क्या ज्यादा है, हाई हो रहा है, दिक् परिवर्तन अगर उच्च है, अगर उच्च है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका रफ कम्यूटेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रफ कम्यूटेशन। क्या कहलाएगा, रफ कम्यूटेशन। अगर ये दिक् परिवर्तन क्या हो रहा है, कम है, दिक् परिवर्तन अगर कम है, तो ये क्या कहलाएगा, स्मूथ कम्यूटेशन। क्या कहलाएगा, स्मूथ कम्यूटेशन। तो ये होता है दोस्तों कम्यूटेशन, यानी कम्यूटेटर सेगमेंटों पे स्पार्किंग होना क्या कहलाता है, कम्यूटेशन, या क्या कहलाता है, दिक् परिवर्तन कहलाता है। जो 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है स्मूथ कम्यूटेशन और एक होता है रफ कम्यूटेशन। अगर ये ज्यादा हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, रफ कम्यूटेशन। अगर ये कम होता है तो उसको बोलते हैं स्मूथ कम्यूटेशन। अब देखो इसका निवारण की मैं अगर बात करूं,
क्या करूं, निवारण की। यानी एक प्रकार की रोग लग गया है, इस रोग का इलाज तो आपको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आपके लगा है क्या? किसी के लग जाता है तो रोग मत लगाना। अभी पढ़ने का टाइम है, पढ़ो आप, ठीक है? रोग मत लगाना। समझ गए होंगे आप मेरी बात? अब इसका जो निवारण है ना, निवारण इलाज कर देते हैं। रक्त म्यूटेशन का जो निवारण है ना, कौन सा कम्यूटेशन हो रहा है? जो आपका रक्त म्यूटेशन है उसका निवारण को इंटरपोल, अंतर्ध्रुव। क्या है? अंतर्ध्रुव, इसको बोलते हैं इंटरपोल। क्या बोलते हैं? इंटरपोल। समझ में आई दोस्तों मेरी बात? और एक कौन सा है? एक और है, कौन सा? एक है स्मूथ कम्यूटेशन। क्या है? स्मूथ कम्यूटेशन। अब देखो, अगर इसका मान क्या है? कम है। क्या है? मान इसका अगर कम है तो उसको क्या बोलते हैं? स्मूथ कम्यूटेशन। क्या बोलते हैं? स्मूथ कम्यूटेशन। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है आपके जो आर्मेचर है, सॉरी कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर सेगमेंटों के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाकर, यानी इसका इलाज देखते हो क्या है? रेजिस्टेंस लगाकर। कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ प्रतिरोध जोड़कर, और एक इसका इलाज और है। क्या है वो है उच्च प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। उच्च प्रतिरोधकता या उच्च रेजिस्टिविटी के ब्रुश का उपयोग करके, ब्रुश का उपयोग करके इसके ये निवारण है। एक तो इंटरपोल लगा दो रक्त म्यूटेशन को खत्म करने के लिए, इंटरपोल और स्मूथ कम्यूटेशन को खत्म करने के लिए कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ या तो आप रेजिस्टेंस को जोड़ दो और या क्या कर दो, उच्च प्रतिरोध के क्या कर लो, कार्बन ब्रुश का उपयोग कर लो। अब देखो इंटरपोल की पहले बात करते हैं, यानी रक्त म्यूटेशन के बात करते हैं। रक्त म्यूटेशन के निवारण के लिए इंटरपोल कैसे लगाते हैं, उसकी ध्रुवता क्या रखते हैं, वो देखो आराम से। यानी रक्त म्यूटेशन, इसकी बात करेंगे, रक्त म्यूटेशन। रक्त म्यूटेशन का इलाज क्या आपके पास? वो है इंटरपोल, अंतर्ध्रुव। इसमें दो तीन बातें ध्यान रखनी है। दो तीन प्रकार के प्रश्न पूछ भी सकता, पूछे भी और पूछ भी सकता है। पहली बात, इंटरपोल कहां पे स्थापित होते हैं? एक नंबर बात तो मुख्य पोल के बीच में, स्थापित होंगे। पहली बात तो ये, जैसे आपके पास ये इसके मेन पोल हैं, ये आपके मान लिया मेन पोल बने हुए हैं, ये मेन पोल है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। एक बार प्रश्न यह पूछा था, पोलों का स्थापन कैसे किया जाता है, पोल स्थापित कैसे होते हैं, बताओ भाई। तो पोलों का स्थापन इस प्रकार से किया जाता है कि कौन से पोलों को, मुख्य पोलों की बात कर रहा हूं। पोलों का स्थापन ऐसे पोल किया जाता है कि एकांतर पोल असमान होना चाहिए। एकांतर पोल का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहां पे अगर n पोल है ना, तो यहां पे s, एकांतर मतलब एक के बाद एक, असमान होना चाहिए। पोलों का स्थापन किस प्रकार से करते हैं? तो एकांतर पोल असमान होना चाहिए, n s
एन एस। ऐसे नहीं कि आमने सामने वाला, कोई मतलब नहीं है। एकांतर पोल, एकांतर का मतलब एक के बाद एक असमान होना चाहिए। एकांतर पोल स्थापन यानी पोल स्थापन। तो ध्यान रखना, एकांतर पोल, पोल या ध्रुव असमान होने चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना। अब ये मुख्य पोल है, मुख्य पोलों के बीच के अंदर यानी यहां पे ऐसे, जैसे कि यहां पे लगा दिया, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, और एक सॉरी एक ये लगा दिया। तो मुख्य पोलों के बीच में स्थापित होंगे ध्रुवता, इनकी ध्रुवता, ध्रुवता मुख्य पोल यानी मुख्य ध्रुव के आगे आने वाले ध्रुव के समान, के समान। यानी सिंपल बात है, मुख्य पोल के आगे आने वाले ध्रुव के समान, यानी आगे आने वाला ध्रुव ये, तो यहां पे होगा एस, यहां पे होगा एन, इसी की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इसकी ये है मान लिया, तो इसका ये होगा एन, सॉरी एस, इसका ये एन, आगे आने वाला पोल सॉरी ये एस, और ये क्या होगा एन, आगे आने वाले पोल के समान। आगे आने वाला एस है तो एस, आगे आने वाला एन है तो एन, आगे आने वाला एस है तो एस, आगे आने वाला एन है तो एन, ये डायरेक्शन। इसका लगभग जो साइज होता है वो मुख्य पोल का 1/3 होता है लगभग। इसका आकार मुख्य ध्रुव का 1/3 होता है। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो, अब मैंने यहां पे इसके ऊपर क्या डाल दी, वाइंडिंग ऐसे, यानी वाइंडिंग का जो साइज होता है मुख्य पोल का लगभग 1/3 होता है ऐसे। ऐसे वाइंडिंग डाल दी, इनको आपस में ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। और यह 2 सीरीज के 12 इस प्रकार से लगाया जाता है। और इसके सिरों का जो नामांकन होता है ना, सिरों का नामांकन इंटरपोल का, वो किससे होता है? वो होता है B1 B2। और जोड़ा कैसे जाता है? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है। तो ये कंडीशन है, इस प्रकार से आप इंटरपोल स्थापित करोगे। अब ये प्रतिकारीकरण स्थापित करके उस करंट को क्या करेगा? विरोध करेगा। जो आपके पास क्या हो रहा है, डिफरेंस से इंडक्शन हुआ है ना, वहां पे जो पुलिंग में करंट पैदा हो रहा है उसकी प्रतिकारीकरण को पैदा करके उसका क्या करेगा? ये विरोध करेगा, उस स्पार्किंग को क्या करता है? समाप्त कर देता है। ये सिंपल बात है। यानी जैसे मेरे पास एक डीसी का जनित्र है, डीसी का शंट जनित्र मान लीजिए, शंट जनित्र है, इसका नामांकन E1 E2 से होता, शंट का सभी को पता है। ये आपके पास मान लिया आर्मेचर है A1 A2, और ये वाइंडिंग जो स्थापित होगी ना, इसको बोलेंगे अपने कम्यूटेटर, इसका मतलब B1, और ये क्या होगी? B2। ये लोड करंट बार। इंटरपोल वाइंडिंग को मुख्य पोलों के बीच में स्थापित करेंगे, जो प्रतिकारी करंट पैदा करेगा, प्रतिकारी धारा।
या प्रतिकारी फ्लक्स, जिसको प्रतिकारी फ्लक्स पैदा बोल सकते हो आप, प्रतिकारी फ्लक्स पैदा करके उस फलिंग को क्या करेगा, ये समाप्त करता है। तो देखो जहां पे रफ कम्युनिकेशन होता है वहां पे इंटरपोल का उपयोग होता है। इंटरपोल क्या पे होते हैं, मुख्य पोलों के बीच में स्थापित होते हैं। इसकी ध्रुवता आगे वाले आने वाले पोल के समान रखी जाती है। इसका साइज लगभग 1/3 होता है मुख्य पोल का, और इसके सिरों का नामांकन V1 V2 से होता है। कहां पे जुड़ा होता है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ता है। कहां पे जुड़ता है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। और धारा की दिशा आर्मेचर के समान रखी जाती है। धारा की दिशा आर्मेचर के समान, ये चीज का भी ध्यान रख लेना। वहां पे क्या थी, विपरीत थी, आर्मेचर के क्या थी, विपरीत थी। यहाँ पे क्या रहती है, समान। तो ये इंटरपोल वाइंडिंग स्थापित करके, जो इंटरपोल वाइंडिंग प्रतिकारी फ्लक्स पैदा करके उस करंट को क्या करेगी, जो स्पूलिंग में जो करंट पैदा हो उसका क्या करेगी, विरोध करेगी, और स्पूलिंग को क्या करेगी, समाप्त करती है। तो रफ कम्युनिकेशन का इलाज क्या, इंटरपोल है। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो स्मूथ कम्युनिकेशन का क्या इलाज है, बिल्कुल सिंपल है। मेरे पास ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है, स्मूथ कम्युनिकेशन है। कौन सा है, स्मूथ। इसका मैंने इलाज आपको बताया है। सेगमेंटों के श्रेणी क्रम में, सेगमेंट के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़कर या बुर्स उच्च प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। बुर्स उच्च प्रतिरोधकता के उपयोग करके निवारण करते हैं। जैसे मेरे पास दोस्तों यहां पे ये कम्यूटेटर है, ये वाला, ये इसके सेगमेंट कटे ऐसे मान लिया। ये कोयले हैं, अब इन कोयलों के श्रेणी क्रम में यहां पे रेजिस्टेंस को लगा दें ऐसे ऐसे। ऐसे यानी यहां पे श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस का उपयोग करके आप उस स्पार्किंग को क्या कर सकते हो, कम। तो रेजिस्टेंस क्या करेंगे, वोल्टेज को, उस करंट को क्या करेंगे, ड्रॉप कर जाएंगे। जैसे यहाँ पे शॉर्ट हुई कॉइल, तो उसके बाद करंट की डायरेक्शन जैसे चेंज हुई, यहाँ पे करंट जो पैदा हुआ है रेजिस्टेंस को क्या करेगा, ड्रॉप कर जाएगा। या तो यहाँ पे जो ये कार्बन बुर्स आप उपयोग में ले रहे हो, इसकी रेजिस्टिविटी क्या उच्च कर दो। ऐसा कार्बन बुर्स उपयोग करो जिसकी प्रतिरोधकता क्या हो, उच्च हो। तो जहां पे स्मूथ कम्यूटेशन हो रहा है, यानी कम्यूटेशन का मान जहां पे कम है, स्मूथ का मतलब होता है कम कम्यूटेशन, कम कम्यूटेशन, उसको बोलते हैं स्मूथ कम्यूटेशन। जहां पे कम्यूटेशन का मान कम हो रहा है उसको स्मूथ कम्यूटेशन कहते हैं। उसका इलाज क्या है, सेगमेंटों के श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस जोड़ दो या उच्च प्रतिरोधकता के क्या कर लो, कार्बन बुर्स का उपयोग करके स्पार्किंग को आप क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। तो ये दोस्तों था कम्यूटेशन, या जिसको बोलते हैं दिक् परिवर्तन। दिक् परिवर्तन और दिक् परिवर्तक अलग अलग चीज है। क्या लग जाता तो अलग चीज है, न लगता तो अलग चीज है। ये चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। क्लास आपको अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर भी करें। और मैंने आपको बोल दिया दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, आ जाएगी, लगभग आ गई है, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। तो सभी तैयारी शुरू कर लें, पूरे टॉपिक के नोट्स बनाएं, अच्छी तरीके से पढ़ें। कोई समस्या आ रही तो कमेंट करके बता भी सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया, और बेल आइकन को पुश कर लें। और एक मैं बता देता हूं, 4 तारीख को आपका टेस्ट भी लिखा गया है, सॉरी 2 तारीख को, 4 को नहीं 2 तारीख को। तो सभी आप उसकी तैयारी भी लग जाए। जितने टॉपिक हुए हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। मेरे को फर्स्ट रैंक के ऊपर एक बंदे, एक साथ में 4-4-5 बंदे चाहिए, एक रैंक के ऊपर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे। इतना बड़ा कंपटीशन होना चाहिए आपका। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।